Hello everyone, I am Nikita Gupta, and as you know, we have started our unit 3rd chapter drugs use in congestive heart failure, जिसके अंदर अभी तक हम congestive heart failure का इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, हार्ट की फिजियोलॉजी, CHF की पैथोफिजियोलॉजी और उससे रिलेटेड कंपनसेटरी मैकेनिज्म को स्टडी कर चुके हैं। देन हमने ड्रग्स स्टडी किया जो कि CHF में यूज़ की जाती हैं और उसका क्लासिफिकेशन, उनके बारे में स्मॉल डिस्क्रिप्शन, एंड देन हमने स्टार्ट किया था कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी किया। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में हमने डिजिटेलिस को स्टडी किया, डिजिटेलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और उसको स्टडी किया। अब हम सेकेंड क्लास को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ बारोन डाई डेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, दैट इज़ BNP। सो हम स्टडी करेंगे कि BNP क्या होता है और ये कैसे CHF को ट्रीट करने में हेल्प करता है। सो BNP, that is brain natriuretic peptide, is a 32 amino acid polyamine hormone that is secreted by cardiomyocytes in the ventricles in response to स्ट्रेचनेस्ट बाय इंक्रीज वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम। मीन्स कि जब वेंट्रिकल्स में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जब वेंट्रिकल्स स्ट्रेच होते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में वेंट्रिकल्स जो हैं उन वेंट्रिकल्स में जो मायोसाइट्स हैं, कार्डियक सेल्स हैं, कार्डियोमायोसाइट्स हैं, उनसे सिक्रीट होता है BNP, दैट इज़ ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। और ये जो BNP है ये बेसिकली एक 32 अमीनो एसिड का पॉलीअमीज हार्मोन है। देन BNP एक्टिवेट्स द आर्ट्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन रिसेप्टर A and NRP8 सिमिलरली टू एट्रिया नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। मीन्स कि अब ये हमारा BNP जो है दैट इज़ 32 अमीनो एसिड पॉलीअमीज हार्मोन, ये हार्मोन मायोसाइट से सिक्रीट हुआ। सिक्रीट होके ये हार्मोन जो है वो एक्टिवेट करता है NPRA और NPR8 को, जहाँ NPR का मतलब क्या है, आर्ट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर रिसेप्टर A और रिसेप्टर 8, जो कि सिमिलर है आर्ट्रिया नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड यानी ANP की तरह। दे ऑल्सो हैव अ इम्पॉर्टेंस इन BNP and ANP डिक्रीज इन सिस्टोल vascular resistance, central vestibular and also produce increase in natriuresis। सो ये जो हार्मोन है इनका इम्पोर्टेंस है किसमें, इस BNP और ANP में। ये जो BNP है और ANP है ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को और सेंट्रल वेस्कुलर वेसल्स को, और ऑल्सो प्रोड्यूस करता है नेट्रीयूरेसिस। सो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, द ओवरऑल रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज इन सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस लीडिंग टू डिक्रीज। मीन्स कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस में डिक्रीज होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करते हैं। अगर हम दोबारा समझें, हमने क्या पढ़ा BNP के बारे में कि BNP जो है वो एक 32 अमीनो एसिड्स का पॉलीअमीज हार्मोन होता है। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, कार्डियक सेल से। कौन से कार्डियक सेल्स, जो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। और ये क्या करती हैं जब ये सिक्रीट होगा, तो जब वेंट्रिकल्स में ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स के जो सेल्स हैं वो स्ट्रेच आउट होती है, तब उन वेंट्रिकल्स की जो सेल्स हैं वो BNP को सिक्रीट करती हैं। ये जो BNP है वो NRPA रिसेप्टर और NRP8 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और सिमिलरली एक्शन शो करता है ANP को। और फिर ये जो आपके स्टिमुलेट हुए हैं BNP और ANP, ये सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं।
सेंट्रली वेसोडाइलेशन करते हैं और नेट्रियूरेसिस कोज करते हैं। ओवरऑल इसका रिजल्ट होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस था वो कम हो गया, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर था वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो CHF की कंडीशन है उसको BNP ट्रीट करता है। तो यहाँ हमने सेकेंड क्लास को स्टडी किया, वो थी हमारी BNP। नेक्स्ट हमारी थर्ड क्लास है एंडोथिलीन एंटागोनिस्ट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये वो एजेंट हैं जो एंडोथिलीन के अगेंस्ट वर्क करेंगे, उन रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड होकर के उनके एक्शंस को इनिबिट करेंगे। सो ये एंडोथिलीन क्या होता है, इसका क्या एक्शन है, और जब इसको एंटागोनाइज कर दिया जाएगा तो उसका क्या रिजल्टेंट होगा, उसको हम स्टडी करेंगे। सो एंडोथिलीन दैट इज ET इज अ 21 अमीनो एसिड पेप्टाइड। जो हमारा लास्ट BNP था ये एक 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड था, ध्यान रखेंगे। और जो एंडोथिलीन है ये 21 अमीनो एसिड पेप्टाइड है। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथीलियल सेल्स आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम प्री एंडोथिलीन, and it is involved in the development of heart failure and pathologic setting that are associated with cardiac dysfunction. These effects on arterial smooth muscle cells can cause intense peripheral vasoconstrictions, also involved in stimulation of cardiac myocytes and fibroblast, resulting in पेरिफेरल चेंजेस टुवर्ड्स कार्डियक रिमॉडलिंग। मीन्स कि जो बेसिकली पहले ये समझेंगे कि एंडोथिलीन होता क्या है। तो हमने कहा कि जो एंडोथिलीन है वो एक 21 अमीनो एसिड पेप्टाइड होता है, ठीक है, और एंडोथीलियल सेल्स से ये प्रोड्यूस होता है। अब कब एंडोथीलियल सेल से प्रोड्यूस होगा कि जब प्री एंडोथिलीन जो है उसमें प्रोसेसिंग होगी और उसकी प्रोसेसिंग के थ्रू वो कन्वर्ट होगा एंडोथिलीन के अंदर। अब ये एंडोथिलीन जो है वो एंडोथीलियल सेल से रिलीज होगा और अपना एक्शन शो करेगा। तो ये क्या एक्शन शो करता है कि ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है हार्ट फेलियर के डेवलपमेंट में। मीन्स कि एंडोथिलीन क्या करता है, हार्ट फेलियर कोज करता है और ऐसी पैथोलॉजिकल सेटिंग्स करता है जिसकी वजह से जो हार्ट है उसमें डिसफंक्शंस एसोसिएट होते हैं। मीन्स कि एंडोथिलीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट फेलियर के लिए और कार्डियक डिसफंक्शंस के लिए। तो हमें क्या करना है, एंडोथिलीन के एंटागोनिस्ट देने हैं जिससे कि हार्ट फेलियर नहीं होगा और कार्डियक डिसफंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। सो दीज इफेक्ट्स ऑन आर्ट्रियल स्मूथ मसल्स कैन कोज इंटेंस पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। मीन्स कि कैसे करता है ये कि ये जो एंडोथिलीन है ये जो आर्ट्रियल स्मूथ मसल्स हैं उन पे इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है ये इन्वॉल्व है किसमें, कार्डियक मायोसाइट्स के स्टिमुलेशन में और फाइब्रोब्लास्ट के स्टिमुलेशन में, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरल चेंजेस होंगे और जिसकी वजह से कार्डियक रीमॉडलिंग होगी। तो क्या किया एंडोथिलीन ने, हार्ट फेलियर किया, कार्डियक डिसफंक्शन किया। कैसे किया कि इसने जो आर्ट्रियल स्मूथ मसल्स थी उनमें अफेक्ट डाला, उनको इफेक्ट किया इसने, और पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया। कैसे किया, जो कार्डियक मायोसाइट्स थी, फाइब्रोब्लास्ट था, उनके थ्रू किया और इसकी वजह से कार्डियक रीमॉडलिंग होती है। अब the effect of ET that is endothelin are mediated through interaction with two classes of cell receptor surface। मीन्स कि जो सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पे दो रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी इंटरेक्शन की वजह से एंडोथिलीन जो है अपना एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अब इन्हीं रिसेप्टर पे क्या जाएंगे, हमारे जो एंटागोनिस्ट हैं वो जाएंगे, बाइंड होंगे और एंडोथिलीन के एक्शन को इनिबिट करेंगे, जिसकी वजह से जो कार्डियक हार्ट फेलियर की कंडीशन आ रही है, कार्डियक डिसफंक्शन की कंडीशन आ रही है, वो ट्रीट आउट होएगी। तो इसमें होता क्या है, दो रिसेप्टर हैं हमारे पास, टाइप ए रिसेप्टर और टाइप बी रिसेप्टर। टाइप ए रिसेप्टर जो हैं वो एस हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेल ग्रोथ।
जो टाइप ए रिसेप्टर है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और सेल ग्रोथ से एसोसिएटेड है, जबकि जो टाइप बी है जिसे नेट 8 भी बोला गया है, हैज़ बीन एसोसिएटेड विद एंडोथेलियल सेल मीडिएटेड vasodilation at the release of other neurohormones such as aldosterone. So ये जो टाइप बी है ये एंडोथिलीन सेल मीडिएटेड वेसोडाइलेशन के साथ एसोसिएट है और रिलीज करता है अदर न्यूरोहार्मोन्स को जैसे कि एल्डोस्टेरोन, और इस तरीके से ये हार्ट फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारा जो एंडोथिलीन एंटागोनिस्ट है वो क्या करेगा, इन दोनों रिसेप्टर्स पे से जाएगा, उनको बाइंड होएगा और एंडोथिलीन को अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करने देगा। तो इस तरीके से एंडोथिलीन एंटागोनिस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इस एंडोथिलीन एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमने कहा कि दो रिसेप्टर्स हैं ETA एंड ETB, तो किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा उसके बिहाफ पे एंडोथिलीन एंटागोनिस्ट को क्लासिफाई किया है, जिसमें पहला है सेलेक्टिव ETA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि सेलेक्टिवली किस पे जाएंगे, एंडोथिलीन ए रिसेप्टर्स पे जाएंगे और बाइंड होंगे और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो क्या कौन कौन सी ड्रग्स आती है इसमें आती है सीटा जेंटेन, एम्ब्रीसेंटेन, एट्रासेंटेन एंड जीबोटेक्यूटेन। ये इनमें से जो आपकी सीटा जेंटेन और एम्ब्रीसेंटेन है ये जो है मेनली यूज़ की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर, जबकि एट्रासेंटेन जो है वो एक एंटी कैंसर ड्रग है। मीन्स कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। जबकि नेक्स्ट हमारी जो सेकंड क्लास आती है वो है सेलेक्टिव ETB रिसेप्टर। मीन्स कि वो ड्रग जो कि सेलेक्टिवली एंडोथिलीन बी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगी और उसको एंटागोनाइज करेंगी। इसमें जो ड्रग आती है वो है BP788 एंड AL92621, और इसको यूज़ किया जाता है इन रीजेंट स्टेज। मीन्स कि जब सीवियर स्टेज होती है हार्ट फेलियर की तब इन्हें यूज़ किया जाता है। देन थर्ड क्लास है हमारी डुअल एंटागोनिस्ट। मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि बोथ एंडोथिलीन ए एंड एंडोथिलीन बी दोनों ही रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो सकते हैं और अपना एक्शन शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो ड्रग आती हैं वो है बोसेंटन एंड मेसीटेंटोइंटेन। सो इसमें जो बोसेंटेन है इसका यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर, और ये जो बोसेंटेन है इसकी स्लाइटली एफिनिटी है टुवर्ड्स ETA देन ETB। मीन्स कि इसकी जो एफिनिटी है वो ETA के लिए ज़्यादा है, इसलिए इसका जो यूज़ है बेसिकली उन जो डिजीज़ है डिसऑर्डर है उसमें ज़्यादा किया जाता है जिसमें ETA सेलेक्टिव का किया जाता है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। सो this is the structure of bosentan and this is the structure of tejosantan, जिसमें आप देखेंगे कि एक 6 कार्बन की बेंजीन रिंग है और उसके साथ प्रोपाइल ग्रुप एसोसिएट है, और देन हमारे पास यहाँ पे पायरिमिडीन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सी इपॉक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेजोसेंटेन एंड बोसेंटेन। आप इसे क्लियरली देखिए और समझिए कि कैसी ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, एंड देन आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। सो हमने क्या देखा कम्प्लीटली, अगर हम आज के वीडियो लेक्चर की बात करें तो हमने 2 क्लासेस को और डिस्कस किया, जिसमें पहली हमारी थी BNP दैट इज़ ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एंड सेकंड थी हमारी एंडोथिलीन एंटागोनिस्ट। दोनों ही क्लासेस में हमने ये देखा कि एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म, एक डिफरेंट मैकेनिज़्म जिसके थ्रू ये जो हैं वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करती हैं। BNP जो था वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म के थ्रू कर रहा था, और एंडोथिलीन जो है
वो बेसिकली हमने पहले ये देखा कि एंडोथिलीन कैसे हार्ट फेलियर कोज कर रहा है, सीएचएफ कोज कर रहा है, और फिर हमने उसका एंटागोनिस्ट दे करके उसे ट्रीट आउट किया। तो ओवरऑल समरी में अगर हम कहें कि हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर दैट इज ड्रग्स यूज्ड इन सीएचएफ, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये समझा कि सीएचएफ यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे सीएचएफ को, क्या एक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं जिसकी वजह से सीएचएफ की कंडीशन कोज हो जाती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किसकी वजह से ये कोज हुआ है, कैसे हम इसे ट्रीट आउट कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन में हमने फिर स्टार्ट किया सबसे पहले डिजिटैलिस के बारे में, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं। उसमें हमने डिजिटैलिस को कंप्लीट स्टडी किया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की कंप्लीट स्टडी करी। देन हमने सेकंड ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा दैट इज़ बीएनपी, एंड देन हमने एंडोथिलीन एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा। तो हमने डिफरेंट मैकेनिज्म पढ़े जिसके थ्रू ये जो ड्रग्स हैं वो अपना एक्शन शो करती हैं और सीएचएफ को ट्रीट करती हैं। इसके साथ हमने कुछ ड्रग्स की स्ट्रक्चर्स देखी, जैसे कि एंडोथिलीन एंटागोनिस्ट की देखी, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स था उसमें हमने उनकी बेसिक मॉइटी को समझा, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि इनकी मॉइटी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये अपना जो कार्डियक टॉनिक एक्शन है वो शो कर पाती हैं। सो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।